विवेचना में आज बंगाल से काबुल तक राज करने वाले चंद्रगुप्त मौर्य के सम्राट बनने की कहानी। अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फदल का। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगता है कि उनका जिक्र कई कहानियों, नाटकों, संस्कृत, पाली और प्राकृत और यहाँ तक कि ग्रीक और लैटिन भाषाओं की कई रचनाओं में मिलता है। इन रचनाओं में मेगास्थनीज की इंडिका भी शामिल है, लेकिन किसी भी रचना की मूल प्रति कहीं भी मौजूद नहीं है जिससे मौर्य वंश की नींव रखने वाले सम्राट के शासनकाल का प्रामाणिक विवरण मिल सके। यहाँ तक कि उनके पोते अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने दादा का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इतिहासकारों में एक राय नहीं है। बौद्ध स्रोतों जैसे दीघनिकाय और दिव्यावदान में मौर्य लोगों को पिप्पिली वन पर राज करने वाले क्षत्रियों का वंशज बताया गया है। दूसरी ओर कई विद्वानों का मानना है कि मौर्य शब्द की जड़ मयूर में है, जिसकी वजह से माना जाता है कि वो उस क्षेत्र के रहने वाले थे जहां बहुत मोर थे, या फिर उनके जीवन में मोर की बहुत अहमियत थी। कुछ लोग मानते हैं कि वो मोर पालते थे, जबकि कुछ मानते थे कि वो मोर का शिकार करते थे, लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। विशाखा दत्त ने अपने चर्चित नाटक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त के लिए वृषला शब्द का प्रयोग किया है। कुछ लोग इसका अर्थ शूद्र का बेटा बताते हैं, लेकिन कुमुद मुखर्जी अपनी किताब चंद्रगुप्त मौर्य एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, वृषला एक आदर सूचक शब्द है जिसका अर्थ होता है सबसे अच्छा राजा। कई प्राचीन रचनाओं में चाणक्य चंद्रगुप्त को प्यार से वृषला संबोधित करते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के जन्म के बारे में कई मतभेद हैं, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने ईसा पूर्व 4वीं सदी में करीब 21 वर्षों तक राज किया था। उन्होंने सबसे पहले अपने आप को पंजाब में स्थापित किया और फिर पूर्व में जाकर मगध पर नियंत्रण किया। इस पूरे अभियान में चंद्रगुप्त की सबसे अधिक मदद की चाणक्य ने। चंद्रगुप्त की चाणक्य से मिलने की भी दिलचस्प कहानी है। कई प्राचीन रचनाओं में वर्णन मिलता है कि मगध के राजा धनानंद के खराब व्यवहार से आहत चाणक्य ग्रामीण इलाकों में घूम रहे थे। उस समय 11-12 वर्ष के चंद्रगुप्त ने बच्चों के खेल में राजा की भूमिका निभाते हुए एक दरबार लगा रखा था। देविका रंगाचारी अपनी किताब द मौर्यास चंद्रगुप्त टू अशोका में लिखती हैं, चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक पेड़ के तने पर बैठकर सबूतों के आधार पर न्याय करते हुए देखा। वो उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उस लड़के के अभिभावकों से अनुरोध किया कि वो उसे उनके साथ जाने दें। चाणक्य चंद्रगुप्त को अपने साथ तक्षशिला ले गए। ये जगह अब पाकिस्तान में है। वहां उन्होंने उनको गुरुकुल में प्रवेश दिलाया। उस समय तक्षशिला शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था। इसके अलावा चाणक्य ने बार बार उनकी परीक्षा लेकर आने वाली चुनौतियों के लिए उन्हें तैयार किया। इसी दौरान सिकंदर ने भारत में अपना अभियान शुरू किया। मौके का फायदा उठाने में माहिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर से मिलने भेजा। यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क लिखते हैं, इस बात के संकेत नहीं मिलते कि चंद्रगुप्त मगध पर हमले के लिए सिकंदर की मदद मांगने गए थे। बहरहाल ये बैठक कामयाब नहीं हुई। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के सामने कुछ ऐसी बात कही जो उसे पसंद नहीं आई। एक और यूनानी इतिहासकार जस्टिन ने लिखा, चंद्रगुप्त के बोलने के अंदाज ने सिकंदर को इतना नाराज कर दिया कि उसने उसे मारने का आदेश दे दिया। अपने पैरों की तेजी की वजह से चंद्रगुप्त की जान बच पाई। वहां से भागने के बाद जब चंद्रगुप्त थक कर सो रहा था तो एक बड़ा शेर उसके पास आया। उसने अपनी जीभ से उसके शरीर से बहने वाले पसीने को चाटा और वहां से चला गया। इसके बाद चंद्रगुप्त ने कुछ लोगों को इकट्ठा कर
अपनी सेना बनानी शुरू कर दी। जस्टिन के विवरण से पता चलता है कि सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त ने पंजाब और सिंध के लोगों को आजाद करा लिया था। चंद्रगुप्त का अगला लक्ष्य था मगध। वहां चंद्रगुप्त की अपेक्षाकृत छोटी सेना का मुकाबला धनानंद की विशाल सेना से था। जीत चंद्रगुप्त की हुई। इस लड़ाई का वर्णन बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में मिलता है। उसके अनुसार भद्रशाला के नेतृत्व में नंद के सैनिकों ने चंद्रगुप्त का बहादुरी से मुकाबला किया। इस लड़ाई में धनानंद को छोड़कर नंद वंश के सभी भाई मारे गए। इस पूरे अभियान में चाणक्य उनके साथ साये की तरह रहे। देविकार रंगाचारी ने लिखा, इस पूरे कथानक पर चाणक्य की छाप साफ देखी जा सकती है। कई जगह तो चंद्रगुप्त मूक दर्शक बने दिखाई देते हैं, जो चाणक्य के साथ साथ चलते हैं और उनकी बनाई योजना पर चलते हुए मगध के राजा बन जाते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि यह भी कोई आसान काम नहीं था कि आप किसी अनजान व्यक्ति पर इतना विश्वास करें कि अपना सारा भविष्य उसके ऊपर ही छोड़ दें। लेकिन चंद्रगुप्त ये सब कर रहे थे तो वो बहुत युवा थे। सवाल उठता है कि चाणक्य की धनानंद से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने उन्हें गद्दी से हटाने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया। एक वर्णन ये है कि एक बार जब चाणक्य पाटलिपुत्र में धनानंद के दरबार में बैठकर भोजन कर रहे थे, तभी दरबार में धनानंद ने प्रवेश किया और उनकी पहली नजर चाणक्य पर पड़ी। दीपा अग्रवाल अपनी किताब चाणक्य द मास्टर ऑफ स्टेट क्राफ्ट में लिखती हैं, चाणक्य ने राजा को देखने के बावजूद भोजन करना जारी रखा। दंभी राजा को ये बात बहुत बुरी लगी और उसने आदेश दिया कि चाणक्य अपना भोजन रोककर तुरंत दरबार से निकल जाए। जब चाणक्य ने उनकी बात नहीं सुनी तो राजा का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद चाणक्य गुस्से से उठते हुए बोले कि वो तब तक अपनी चोटी की गांठ नहीं बांधेंगे जब तक वो नंद वंश की जड़ों को उखाड़ नहीं देते। इसके बाद से वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में घूमने लगे जो उनके इस प्रण को पूरा करने में उनकी मदद कर सके। धनानंद की हार के बाद उन्हें सिंहासन छोड़ना पड़ा और चाणक्य ने अपनी चोटी फिर से बांधनी शुरू कर दी। देविकार रंगाचारी लिखती हैं, चाणक्य ने प्रस्ताव दिया कि चंद्रगुप्त निर्वासित राजा की सबसे छोटी बेटी दुर्धरा से विवाह कर ले। ये बात अजीब सी लगती है कि जिस लड़की के पिता को सिंहासन से हटाया गया हो, वो कैसे ऐसा करने वाले से विवाह के बारे में सोच सकती है। लेकिन इस प्रस्ताव के राजनीतिक अर्थ थे। पहले भी शादी के माध्यम से दो विरोधी राजाओं को एक करके उनकी कटुता को दूर करने की कोशिश की जाती रही है। 320 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त अपने सारे भारतीय प्रतिद्वंदियों को हराकर गंगा के मैदानी इलाके पर अपना नियंत्रण कर चुके थे। उस जमाने में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र की गिनती दुनिया के सबसे बड़े शहरों में होती थी। डाइटर शिलिंगलॉफ अपनी किताब फोर्टिफाइड सिटीज ऑफ इंडिया में लिखते हैं, पाटलिपुत्र का कुल क्षेत्रफल 33.8 किलोमीटर था। मिस्र का शहर अलेक्जेंड्रिया का क्षेत्रफल इसका आधा था, जबकि रोम का क्षेत्रफल सिर्फ 13.72 वर्ग किलोमीटर था। पाटलिपुत्र शहर एथेंस से 11 गुना बड़ा शहर था। पूरे शहर में 64 द्वार और 570 टावर थे। उस समय पाटलिपुत्र में करीब 5 लाख लोग रहा करते थे। जब सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस ने उसके साम्राज्य को वापस पाने के लिए पूर्व की तरफ कदम बढ़ाए तो ये कोशिश उल्टी पड़ गई। 305 ईसा पूर्व में उसका मुकाबला चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, जिसमें उसकी बड़ी हार हुई। इतिहासकार विलियम डेलरिम्पल अपनी किताब द गोल्डन रोड में लिखते हैं, चंद्रगुप्त ने अपने 9000 हाथियों में से 500 हाथी सेल्यूकस को देकर ये भूमि ली थी। सेल्यूकस ने अपने राज्य का पूर्वी इलाका चंद्रगुप्त को दे दिया था। दोनों पक्षों के बीच गठजोड़ और मजबूत हुआ जब चंद्रगुप्त ने अपने एक बेटे का विवाह सेल्यूकस की बेटी से कर दिया।
पैट्रिक ओलिवेल अपनी किताब सोसाइटी इन इंडिया 300 BC to 400 BC में लिखते हैं, हो सकता है कि चंद्रगुप्त ने स्वयं एक ग्रीक महिला से शादी की हो, क्योंकि उस जमाने में शांति समझौते के लिए ऐसा करने का चलन था। यह असंभव नहीं है कि चंद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों के रगों में ग्रीक खून दौड़ रहा हो। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में अपने एक प्रतिनिधि मेगास्थनीज को भेजा था। उसने अपनी किताब इंडिका में उस समय के भारत का विस्तृत वर्णन किया है। दुर्भाग्य से मेगास्थनीज ने जो वर्णन किया था उसकी मूल प्रति अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल करते हुए बहुत से ग्रीक और लैटिन लेखकों ने उस समय के भारत का चित्र खींचा है। इस वर्णन से पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन बहुत प्रगति कर चुका था और उसका राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर पूरा नियंत्रण था। राजा प्रशासन का प्रमुख था। उसकी मदद करने के लिए 18 अमात्य होते थे जो प्रशासन की हर इकाई पर नजर रखते थे। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त की न्याय व्यवस्था की तारीफ करते हुए लिखा था कि खुले दरबार में वो खुद लोगों को न्याय देता था। A.L. बाशम अपनी किताब द वंडर दैट वाज इंडिया में मेगास्थनीज के हवाले से लिखते हैं, चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में एक आलीशान और विशाल महल में रहता था जिसकी सुंदरता और भव्यता अविश्वसनीय थी, लेकिन उसका जीवन बहुत सुखी नहीं था क्योंकि उसे हमेशा अपनी हत्या का डर लगा रहता था। उसकी सुरक्षा के लिए चाक चौबंद प्रबंध किए जाते थे। पाटलिपुत्र को चारों तरफ से लकड़ी की बनी दीवारों से घेरा गया था। उन दीवारों में जगह जगह छेद किए गए थे ताकि वहां से बाणों को चलाया जा सके। दीवारों से सटी हुई 600 फीट चौड़ी खाई खोदी गई थी ताकि विरोधी सेना नगर के अंदर न घुस सके। पाटलिपुत्र पर 30 सदस्यों का एक प्रशासनिक बोर्ड शासन करता था। चंद्रगुप्त के पास एक बड़ी सेना थी जिनको नियमित रूप से वेतन और हथियार दिए जाते थे। मेगास्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। हर हाथी पर महावत के अलावा 4 सैनिक सवार रहते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकतर समय राजमहल में व्यतीत होता था। J.W. मैक्रेंडल अपनी किताब एंशिएंट इंडिया एज डिस्क्राइब्ड बाय मेगास्थनीज एंड एरियन में लिखते हैं, चंद्रगुप्त की सुरक्षा की जिम्मेदारी सशस्त्र महिला अंगरक्षकों को दी गई थी। जब वो लोगों के बीच जाते थे तो बेहतरीन मलमल के कपड़े पहनते थे जिस पर बैंगनी और सुनहरे रंग से कढ़ाई की जाती थी। कम दूरी की जगहों पर वो घोड़े से जाते थे, लेकिन लंबी दूरी का सफर वो हाथी पर बैठकर तय करते थे। वो दिन में नहीं सोते थे, रात में वो अपना शयन कक्ष बदल बदल कर सोते थे ताकि उनको मारने की किसी योजना को नाकाम किया जा सके। मालिश करवाते समय भी वो लोगों की फरियाद सुना करते थे। उनको हाथियों, बैलों और गेंडों की लड़ाई देखने का शौक था। वो बैलों की दौड़ देखने का भी कोई मौका नहीं चूकते थे। अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में चंद्रगुप्त मौर्य ने शांति की तलाश में जैन धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने सिंहासन का परित्याग करते हुए अपने बेटे बिंदुसार को मगध का राजा बना दिया था। रोमिला थापर अपनी किताब अर्ली इंडिया में लिखती हैं, चंद्रगुप्त मौर्य एक जैन साधु भद्रबहु के साथ दक्षिण चले गए थे। वहां उन्होंने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जैन तरीके से भूखे रहकर अपने जीवन का अंत किया था। उनकी मृत्यु 293 ईसा पूर्व में हुई थी। उस समय उनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर थी। वो एक तरह से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के राजा थे। उनका साम्राज्य ईरान की सीमा से लेकर गंगा के पूरे मैदान तक फैला हुआ था। उसमें आज के हिमाचल प्रदेश और कश्मीर भी शामिल थे। कलिंग, आंध्र और तमिलनाडु उनके साम्राज्य में शामिल नहीं थे, लेकिन आज का अफगानिस्तान और बलूचिस्तान उनके साम्राज्य का हिस्सा माना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि वो न सिर्फ एक महान विजेता और साम्राज्य निर्माता थे, बल्कि उतने ही बड़े प्रबंधक और प्रशासक भी थे।